हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के एक और पेपर के मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन कराऊंगा जो कि है 2016 सेकंड शिफ्ट का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि DI का है। ये डेटा यहाँ पे दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन है, वह क्षेत्र कौन से हैं जहाँ ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों के आवंटन बराबर हैं और जिनका योगफल 25% से अधिक है, लेकिन वर्ष में कुल आवंटन से 50% कम है। ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका वो दो कौन से क्षेत्र हैं जिनका योग है ग्रामीण विकास का जो क्षेत्र प्रतिशत है यानी 30% इसके बराबर है और वो 50% से कम भी होने चाहिए दोनों, ठीक है, और 25% से अधिक होने चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें तो इन दोनों को जोड़कर 30% आ जाएगा। अगर हम कृषि और उद्योग को जोड़ें तो 35 आ जाएगा, जो कि नहीं सही। अगर कृषि और चिकित्सक को जोड़ें, ये 20 है और ये 10 है, तो ये 30% हो रहा है, यानी कृषि और चिकित्सा जिस भी ऑप्शन में होगा ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी का है, पिछले साल की तुलना में आवंटन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने वाले क्षेत्रों के लिए 2 वर्षों के परिव्यय के बीच का अंतर कितना होगा। ये कह रहे हैं कि अधिकतम प्रतिशत वृद्धि, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किस में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो कृषि को अगर हम लेके देखें तो कृषि 20 से 15 हो गया है, ये 1991 का है, ये 92 का, यानी ये घट रहा है, इसको नहीं लेंगे। उद्योग 15 से 10 हो रहा है, ये भी घट रहा है। चिकित्सा 10 से 15 हो रहा है, मतलब कि ये 10 से 15 हुआ, यानी 5 बढ़ा है, तो 5/10 गुणे 100% बढ़ रहा है। हमें अधिकतम वाला लेना है, ये हो जाएगा हमारा लगभग 50% के आसपास। अगर हम बात करें शिक्षा का, तो शिक्षा भी घट रहा है। ग्रामीण विकास देखें तो ये 30 से 50 हो जा रहा है, यानी 20 बढ़ा है, तो 20 इसका प्रतिशत देखें तो 20/30 गुणे 100, यानी ये लगभग आ जाएगा 66 सही 1/3 के बराबर, 2/3 के बराबर आ जाएगा। तो यानी ये सबसे ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि ये नहीं बताना कि इसमें ज़्यादा वृद्धि हुई है, ये बताना है कि उन 2 वर्षों के परिव्यय के बीच अंतर क्या है, यानी उस क्षेत्र में, यानी कि ये जो ग्रामीण विकास है इसमें 1991 में कितना खर्च हुआ है और 1992 में जितना खर्च हुआ उसका अंतर बताना है। तो 1991 में टोटल कितना खर्च हुआ था, ये 2 लाख था, 2 लाख का 30% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख का 30% हो जाएगा 250 गुणे 30/100। एक जीरो से यहाँ कट गया, एक जीरो यहाँ से यहाँ कट गया, ये हो गया 3 दूना 6, ये हो गया लगभग, ये हो गया 60,000। और अगर ये 2,50,000 है, इसका 50% निकालना है, तो 2,50,000 का 50% कितना होगा, 1,75,000 होगा, ठीक है। और ये हो गया 3 2 5, हाँ 1,75,000 ये होगा, और ये है 60,000। इसका अंतर हमें बताना है, 1,75,000 और 60,000 का अंतर क्या होगा, इससे 60,000 हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 5 1 1, सॉरी ये 2,50,000 का 50% जो होगा वो 1,25,000 होगा। वो कैसे होगा, अगर हम देखें तो ये 50% मतलब आधा होता है, 2,50,000 का आधा करेंगे 1,25,000 हो जाएगा, इसको 60,000 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 65,000। 65,000 हमारे ऑप्शन में है, ए में, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी का ही है, 1992 में कृषि और चिकित्सा दोनों पर कुल खर्च, 1991 में उद्योग और चिकित्सा दोनों पर कुल खर्च की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। 1992 में कृषि और चिकित्सा, 1992 ये है, कृषि और चिकित्सा में टोटल 30% हुआ है, तो 250 का 30% हम निकालेंगे, 2,50,000 का 30%, ये हो जाएगा हमारे पास 30/100, 0 से 0 कट गया, यहाँ इस 0 से ये 0 कट गया, ये हो गया 25 या 75, 0 0 0, ये हो गया 75,000।
अब ये कह रहे हैं 1991 में उद्योग और चिकित्सा, 1991 में ये है उद्योग और चिकित्सा, ये टोटल मिला के हो जाएंगे 25, 15 और 10 25%। अब 2 लाख का 25% हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 लाख गुणे 25/100, सॉरी ये 100 है, 100 दो जीरो से 2 जीरो ये कट गया, हो जाएगा 25 दूना 50, यानी कि ये हो गया 50,000। अब 75,000 माइनस 50,000, ये हमें बताना है कि ये की तुलना में कितना अधिक है। अब ये जो 75,000 ये 50,000 की तुलना में कितना अधिक, हमें प्रतिशत में बताना है कितना अधिक है। 25,000 अधिक है। अगर हमें इसकी का प्रतिशत निकालना हो 50,000 के साथ, तो हो जाएगा 25,000 बट्टे 50,000 गुणे 100, ये कट के 1/2 हो गया, और 100 का आधा यानी 50%। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है, श्रीधा उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। अगर वो एक साथ मिलकर करते हैं तो वे पूरा काम करने में कितना समय लेंगे। श्रेया को कितना लग रहा है, 1 दिन और 6 घंटे। 1 दिन और 6 घंटे का मतलब हो गया 30 घंटे। और श्रीधा को लग रहा है 2 दिन और 12 घंटे। 2 दिन और 12 घंटे में कितना घंटा हो जाएगा, 24 दूना 48 और 12 60 घंटा इसको लग गया। ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा। 30 और 60 कैल्शियम हो गया 60। इनकी कार्य क्षमता जो है वो 2 और 1 आ जाएगी। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो गया 3। तो टाइम कितना लगेगा, ये हो लगेगा 60/3 = 20। अब 20 घंटा लगेगा, 20 घंटा, ये ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 0.222 को एक भिन्नांक में व्यक्त कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पर किसी संख्या पर बार लगा हो, जैसे हम लिखें 0.7 बार, इसका मतलब हो जाएगा 777। ऐसे ये भी है। तो इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है तो कुछ नहीं करेंगे, बस जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर लिख लेंगे, और उसके नीचे अगर इस पर बार लगा हुआ है तो इसको 10 से 1 घटा देंगे। अगर एक नंबर पे लिखा हुआ है तो 10 से 1 घटाएंगे, 2 पे बार लगा है तो 100 से 1 घटाएंगे। एक यहाँ पे एक ही पे है, सिर्फ 2 पे है, तो ये हो जाएगा 2/9, 2/9, ये ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पे यही दिया होता कि 0.12 बार, तो इसका ये अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है पहले, ठीक है, इससे 2 घटा देंगे, यानी ये हो जाएगा 12 - 2/9, 9 नहीं 90। क्यों, क्योंकि ये 1 था, इसके लिए हम 0 ले लेंगे, और ये जो 2 पे बार लगा है इसके लिए 9 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10/90 यानी 1/9। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें बस ये नहीं देखना है, बस ये देखना है कि जिस पे बार लगा है वो नंबर ले लेंगे और उसके नीचे 9 लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये और 5 साल में 1350 रुपये हो जाती है। ब्याज का अनुमानित दर ज्ञात करें। अगर वो राशि 2 साल में 1260 और 5 साल में 1350 हो जा रही है, ठीक है, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा कि इसने 3 साल में इसको कितना ब्याज मिला है। जैसे अगर इसको 2 साल में ये जो टोटल अमाउंट है 1260, इसमें ब्याज भी है 2 साल का। यहाँ पे 2 साल का जो अमाउंट है वो है 1260 रुपये, और जो 5 साल का है वो है 1350, ठीक है। अब अगर 2 साल का 1250 है, 5 साल का 1350, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें इसका 3 साल का ब्याज पता चल जाएगा। 3 साल का जो ब्याज है वो हमें पता चल जाएगा। माइनस करने पे कितना आएगा, 1350 माइनस 1260, ये हो जाएगा 110, सॉरी 110 नहीं, ये होगा 90, ठीक है। अब ये 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो ये 3 साल का, 1 साल का हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 साल का जो ब्याज आएगा वो हो जाएगा 30 रुपये। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 साल का ब्याज हो जाएगा हमारे पास 60 रुपये, ठीक है। अब ये 2 साल के बाद अमाउंट ये था, यानी इसका मूलधन जो था वो कितना हो रहा होगा, ये 1260 है, 1260 से -60 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1200, यानी 1200 था इसका मूलधन। इस पे 2 साल पे 60 ब्याज मिला, ठीक है। तो इस पे 1 साल पे हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 30 मिल रहा था, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30/1200 गुणे 100, 100 से ये 2 जीरो कट गया,
और ये हो जाएगा 12 से अगर 30 को काटेंगे तो ये बचेगा 2.5। 2.5 यहाँ सी में यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स वाई दो दोस्त एक दूसरे को 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाता है और वाई अपनी बाइक लेता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए की ओर जाता है। अगर एक्स ने सुबह 9 बजे शुरू किया, वाई ने 1 घंटे के बाद शुरू किया, तो वह किस समय एक दूसरे से मिलते हैं। ये एक्स जो है सुबह 9 बजे शुरू करता है और वाई इसके 1 घंटे के बाद शुरू करता है, यानी एक्स की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ये एक्स की चाल। और एक्स जो है, एक्स अपनी कार से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। अगर एक्स 9 बजे चल रहा है और वाई जो है इसके 1 घंटा के बाद, और वाई जो है 1 घंटा बाद चल रहा है, यानी अगर हम मान लें ये 500 किलोमीटर है इन दोनों के बीच की दूरी, ये है यहाँ पे एक्स है, ये है वाई। एक्स पहले चल रहा है, एक्स 9 बजे ही चल रहा है, ठीक है, एक्स 9 बजे चल रहा है और वाई जो है इसके 1 घंटा बाद चलेगा, यानी 10 बजे चलेगा। तो जब ये वाई चले, अभी इनके बीच की दूरी है 500 किलोमीटर और ये दोनों एक टाइम पर कब चलेंगे, ये तो एक्स जो है 1 घंटे में ऑलरेडी 60 किलोमीटर चल चुका होगा, यानी अब इनके बीच की दूरी कितनी बची होगी, यानी अब इनके बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी 500 में से 60 घटा देंगे तो ये बचेगा 440, ठीक है, 440 किलोमीटर बचा है। अब ये दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं तो इनकी चाल जुड़ जाएगी, एक की 60 है एक की 50 है, तो इनकी सापेक्ष चाल जो हो जाएगी वो 110 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इनको टाइम कितना लगेगा एक दूसरे को मिलने से, तो ये हो जाएगा 440 बटे 110, ये बराबर हो जाएगा 4 घंटा। 4 घंटा कब, अब इनको मिलने में लगेगा 4 घंटा, ये तब लगेगा 10 बजे से लगेगा। क्यों, क्योंकि ये 10 बजे दोनों की टाइम सेम हो गया, दोनों का टाइम सेम हो गया। तो 10 में हम 4 जोड़ देंगे, यानी 10 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 बजे, तो ये दोपहर 2 बजे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि x बटे वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू वाई बटे जेड प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जेड बटे एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू बतानी है हमें, तो ये हो जाएगा x बटे वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू है वाई बटे जेड प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जेड बटे एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू आर, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, अगर x इक्वल टू इस पोर्शन को लेते हैं और इस पोर्शन को लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा आर वाई प्लस जेड माइनस एक्स। इसी तरीके से इसको और r को लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास आर जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और z बराबर हो जाएगा इस z वाले पोर्शन को और r को लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ये 1 2 और 3, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इस साइड हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आर तीनों में उसको कॉमन कर लेते हैं, ये लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इसको देखें अगर तो ये बराबर किसके हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड के। क्यों, क्योंकि एक x जो है ये इस x से कट गया, ये y इस y से कट गया, और ये z इस z से कट गया, बचा क्या y z और x। अब यहाँ से अगर दोनों साइड के हम कंपेरिजन करें तो ये और ये कट जाएगा और r की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, r की वैल्यू 1, ऑप्शन बी में है, यही सही हो जाएगा। अगला है हमारे पास, जब एक संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 रहता है, जब उसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना होगा। अगर एक संख्या 8 से विभाजित करते हैं शेषफल 3 बचता है, और 8 जो है वो ऑलरेडी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो हम सीधे सिर्फ 3 को देखेंगे, तो 3 को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है, अगर मौसम तूफानी हो जाए तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है।
अगर वो तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य भेद सकता है तो सामान्य परिस्थिति में 250 शॉट में से लक्ष्य को भेदने की उसकी मारक दर क्या है। तो इस तूफानी परिस्थिति में ये 350 में से 196 बार भेजता है, तो इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 196 बटे 350 गुणे 100। ये 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35। इसको काट देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 56, 7 8 56 और 28 दूना हो जाएगा 56। ठीक है, यानी ये 56%। ये तूफानी मौसम में ये भेद रहा है, लेकिन ये कब भेद रहा है? जब सामान्य से इसका 20% कम हो गया, यानी ये इसके 80% की वैल्यू है। यानी सामान्य परिस्थिति के 80% के बराबर है ये 56। तो सामान्य परिस्थिति इसकी कितनी होगी? 100%। ये हो जाएगी हमारी 56 बटे 80 गुणे 100। ये 0 से 0 कट गए, ये 5 4, ये हो जाएगा 14 चौके 56 और 14 पंचे 70। यानी ये सामान्य परिस्थिति में 70% लक्ष्य को भेद रहा है। तो 250 शॉट ये लगा रहा है सामान्य परिस्थिति में, तो कितना लक्ष्य को इसका लगेगा? इसका 70%। तो ये हो जाएगा 250 गुणे 70 बटे 100। 0 से ये 0 कट गया और 25 सत्ते हो जाएगा 175। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अगर y बराबर 3 + 2√2, तो हमें वैल्यू बतानी है √2y² माइनस y पे पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं, अगर y बराबर है हमारे पास 3 + 2√2, तो 1/y बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 2√2। ये क्यों, कैसे होगा? कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम इसको देखें तो y बराबर है 3 + 2√2, इसको उल्टा कर दें, ये हो जाएगा 1/y। 1/y बराबर हो जाएगा 3 + 2√2। ऊपर नीचे 3 - 2√2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2√2 से, तो यहाँ ऊपर इसके क्या बचा? 3 - 2√2 हो गया। और ये क्या? a + b और a - b है, यही हो जाएगा a² - b², यानी 9 - 8। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है? 8 होता है। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 - 2√2। नीचे 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर y बराबर है 3 + 2√2, तो 1/y बराबर क्या हो जाएगा? 3 - 2√2। ओके, हमें वैल्यू बतानी है इसकी। ये है √2 ब्रैकेट में y² माइनस y पे पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं √2 ब्रैकेट में y² माइनस 1/y²। ये क्या लिखा हुआ है? a² - b² की तरह दिख रहा है। इसको हम लिख सकते हैं √2 ब्रैकेट में y + 1/y, दूसरे ब्रैकेट में y - 1/y। अब यहाँ से देखें अगर, तो y + 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन दोनों को जोड़ेंगे तो y + 1/y की वैल्यू हो जाएगी 6। ये है √2 गुणे 6 हो गया। और y - 1/y की वैल्यू क्या होगी? तो इससे इसको अगर माइनस करेंगे तो ये 3 और 3 कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4√2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 चौक 24 और √2 गुणे √2 2 हो जाएगा, 24 दूना 48। ये आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3/5 पे पावर x = 81/625। तो ये हो जाएगा 3/5 पे पावर x = 81/625। इसको हम लिख सकते हैं 3/5 पे पावर 4। क्यों? क्योंकि 3 पे पावर 4 81 होता है और 5 पे पावर 4 हो जाएगा 625। यहाँ से कंपेरिजन कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4। x बराबर 4 हमें वैल्यू बतानी है x पावर x की, यानी 4 पे पावर 4 की। 4 पे पावर के 4 क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 4 × 4। ये हो जाएगा 16 गुणे 16। 16 गुणे 16 क्या होता है? 256। 256, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 घंटियाँ 30, 45, 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। अगर वो एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो वो एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी? हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। ये है 30, 45 और 60। इसमें देखेंगे सबसे बड़ा क्या कॉमन दिख रहा है? 15 कॉमन दिख रहा है, तो 15 को हमने साइड कर लिया। यहाँ पे क्या बचा? 2, 3 और 4। ये 2 और 3 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है।
यानी 15 गुणे 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, और 15 गुणे 12 होता है 180। 180 सेकंड बाद ये बजेंगी, 180 सेकंड मतलब होता है 3 मिनट। तो ये 1 बजे बज रही थी, तो 1:03 में फिर से बजेगी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 62 है तो ज्ञात करें कि x के स्थान पर कौन सा पद आएगा। बहुलक का मतलब होता है वो नंबर जो ये जो दिया हुआ डेटा इसमें सबसे ज़्यादा बार हो, ठीक है। तो जो 62 है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार होनी चाहिए। यहाँ पे देखें 21 और 21 कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो अभी ये 62 ज़्यादा है, क्योंकि 62 जो है 4 बार है अभी, ठीक है। अब और 63 भी 4 बार है, ये 22 ये तो और कम है, इसको भी छोड़ देंगे, ये तो एक ही बार है। ये 60 3 बार है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। अभी भी ये 62 जो है यही बहुलक है। अब अगर हम 63 पे आएँ तो ये 4 बार है और ये भी 4 बार है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 62 बहुलक यानी 62 ज़्यादा बार होगा, यानी ये अगर 4 बार है तो ये कम से कम 5 6 7 बार होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ही स्पॉट खाली है, तो यहाँ पे क्या होगा 62 हो जाएगा, तो ये 5 बार हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंद और रवि एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, रवि और चिन्मय उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, जबकि चिन्मय और आनंद उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रवि अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अगर हम देखें आनंद प्लस रवि, इनको लग रहा है 12 दिन। दूसरे कंडीशन में है रवि प्लस चिन्मय, इनको लग रहा है 16 दिन। और तीसरे में है चिन्मय प्लस आनंद, इसको लग रहा है 48 दिन। इसका हम ले लेंगे तीनों का एलसीएम, ये हो जाएगा 48, एक हो जाएगा 4 सॉरी 12 चौक 48, 16 3 48 और 48 48। अब हमें ये बताना है कि रवि अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अभी हमें ये नहीं पता, हमें ये पता आनंद और रवि एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, रवि चिन्मय 3 काम कर रहे हैं और चिन्मय आनंद 1 काम कर रहे हैं। अगर हम तीनों को जोड़ लें तो ये हो जाएगा 8 काम। अब ये 8 काम, ये 8 काम जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं रवि प्लस आनंद, फिर रवि प्लस चिन्मय, फिर चिन्मय प्लस आनंद, यानी कि 2 रवि प्लस चिन्मय प्लस आनंद, ठीक है। ये 8 काम कर रहे हैं। अगर इनका डबल, इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो रवि और चिन्मय और आनंद जो है ये एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 से इसको माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ये तीनों मिलके 4 काम कर रहे हैं, हमें बताना किसका है, सिर्फ रवि का। तो चिन्मय और आनंद अगर एक दिन में 1 काम कर रहे हैं तो ये और रवि चिन्मय आनंद 4 काम कर रहे हैं, यानी चिन्मय और आनंद 1 काम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 रख देंगे हम। तो रवि कितना काम कर रहा है एक दिन में, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये रवि यानी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो ये टोटल काम करने में कितना दिन लगाएगा 48/3। 48/3 की वैल्यू हो जाएगी 16, यानी कि ये ऑप्शन बी सही है। सॉरी 12 3 48, हाँ ठीक है, हमारे ऑप्शन में बी है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब ये नंबर दिया हुआ है इसको 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। हमें ये पता है कि 9 से विभाजित करने का रूल जो है वो होता है कि अगर इन सारे अंकों को जोड़ें और 9 से विभाज्य होता है तो 9 से विभाज्य हो जाएगा पूरी तरीके से, और जितना शेषफल बचेगा, ठीक है, वही उसका शेषफल होता है। तो अगर हम इसको इन सबको सबसे पहले हमारे लिए जोड़ना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सीरीज़ बन रही है 201, 202, 203, 204, 205, 206 और ये 260 तक गया है, ठीक है। तो अगर हम ये 200, ये जो 2 वाला है वो प्लेस, इसको देखें तो ये कितनी बार आएगा, 260 है, तो यानी ये 60 बार आएगा। तो ये जो इस 2 को अगर हम जोड़ेंगे, ये 2 है कितनी बार, 60 बार, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 बार है तो 2 गुणे 60 कर देंगे, यानी ये 120 हो जाएगा। इन दो जितने 2 हैं इनका सम हो जाएगा 120, ठीक है। अब हम बात करें ये जो 2 प्लेस हैं 01, ये है 02, ये है 03, 04, ऐसे ऐसे ये 60 तक गया है। तो ये एक बन रहा है, सीरीज़ बन रहा है 01, 02, 03, 04, 05 डैश डैश डैश, ये 60 तक, ये एक समांतर श्रेणी है।
समांतर श्रेणी जो होती है उसके जो ये जो सीरीज़ है इसका सम जो होता है, योग जो होता है वो होता है s बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ये जो a है ये प्रथम पद है और ये l जो है वो लास्ट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 60 है, क्योंकि ये 60 बार है, तो ये हो जाएगा 60/2 और a की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है 60। ये हो जाएगा 30 × 61 और 30 × 61 क्या होगा, 0 3 1830 हो गया ये। अब यहाँ पे ये 1830 है, ये 120 है, दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 1830 और 120 0 5 9 1950। अब हम ये 1950 को 9 से डिवाइड करेंगे, जो भी बचेगा वही से इसफल हो जाएगा। इसको 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 1 बचा 15, 9 1 9, 6 60, 9 6 54। हमारे पास शेषफल जो बच रहा है वो 6 बच रहा है, यानी ऑप्शन में सी ये 6 सही हो जाएगा। अगला है दो समरूप त्रिकोण हैं। पहले त्रिकोण की भुजाएं 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। दूसरे त्रिकोण का परिमाप 81 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिकोण की समरूप भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक त्रिभुज है, इसकी भुजा है 2 3 4 और इसी के समरूप ऐसे थोड़ा से बड़े साइज में, बाकी एंगल सेम है। एक दूसरा है, इसका परिमाप हमें 81 दिया हुआ है और इसकी भुजा बतानी है, तो सबसे पहले हम छोटे वाले का परिमाप निकालेंगे। इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 4 यानी 9 हो गया। अब इसका परिमाप इससे कितना गुना ज़्यादा है, ये 81 है और ये 9 है, तो ये कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, 81/9 यानी 9 गुना ये ज़्यादा है। तो इसकी भुजा भी 9 गुना ज़्यादा होगी, यानी इसकी भुजा अगर ये जो 2 है तो ये कहाँ पे, ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगी, ये 9 त्रिक 27 हो जाएगी और ये 9 चौक 36। कौन सा ऑप्शन सही है, 18 27 और 36, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष लीप वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। तो ये जो लीप वर्ष होता है इसमें जो नंबर ऑफ डेज होते हैं, नॉर्मल साल में कितना होता है 365 और इसमें कितना होता है 366 होता है। ठीक है, और ये बंदा ये कह रहा है कि ये 29 फरवरी को पैदा हो रहा है, तो अगर पैदा एक ही दिन हो रहा है तो उसका प्रतिशत क्या हो जाएगा, 1/366 × 100। इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 100/366। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 25 बटे, ये 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 से, ये हो जाएगा 50/183। अगर इसको हम भाग देंगे तो अगर हम ऐसे नॉर्मली इसको देखें, इसकी वैल्यू किसके करीब आ सकती है। ठीक है, ये पहले ऑप्शन में हमारे पास 2 है, ये 2 से तो कम ही है, ये दिख रहा है साफ साफ, ये ऑप्शन हमारे पास कट गया। इसको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन से हो जाएगा ये। और ये दिख रहा है 0.04, ये 0.04 से तो बड़ा ही है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है इसके लगभग 50 5 या 15, ये 1/3 के आसपास दिख रही है। और ये 0.06 ये और छोटा है, 1/3 के आसपास, ये 0.07 है। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तब भी इतनी वैल्यू आएगी। अगला क्वेश्चन है, 65 लोगों के एक समूह में 40 लोगों को केवल क्रिकेट पसंद है और 10 लोगों को क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद है। समूह में हर कोई 2 में से कम एक गेम पसंद करता है, कितने लोग टेनिस पसंद करते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास लोगों का एक समूह है, ये हो गया, इसमें 65 लोग, इसमें अगर हम मान लें कि ये क्रिकेट वाले हैं और ये टेनिस वाले हैं, तो कह रहा है केवल क्रिकेट जो है ये 40 लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों क्रिकेट और टेनिस दोनों ये 10 लोग पसंद कर रहे हैं। अब हमें यह बताना है कि ये टेनिस वाला, ये पोर्शन पता करना है कितना, टोटल हमारे पास अभी 65 है, तो ये 40 10 50, यानी ये जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस वाले हैं वो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। हमें बताना है कि टेनिस पसंद करने वाले, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ टेनिस वाले हो गए, और टेनिस और क्रिकेट वाले ये हैं, तो दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 25 25, ऑप्शन में बी में है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीन, बादशाह और चीज़ एक काम को क्रमशः 90 40 और 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में
एक ही व्यक्ति काम करेगा और अपने परिश्रमिक के रूप में 240 रुपये प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, जो भी है ये पता करेंगे ये कितना काम कर रहे हैं एक दिन में। 40 90 40 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 360, 9 चौक 36, 4 9 36 और 12 3 36 यानी 30। अब हमें ये पता चल गया ये जो अमीन था और ये है बादशाह और ये चीज़ सी से। अब हमें ये पता चल गया ये एक दिन में इतना काम कर रहे हैं। अब टोटल मिलके ये कितने काम कर रहे हैं एक दिन में। ये हो गया 9 4 13 और 13 और 30 हो जाएगा 43। मतलब तीनों मिलके एक दिन में 43 काम कर रहे हैं। और ये कह रहा है कि ये एक दिन में सिर्फ एक ही आदमी काम कर रहा है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि ये कितने दिन तक काम किए। अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास 3 दिन की एक सीरीज़ बन रही है। पहले दिन ये अमीन करेगा, दूसरे दिन बादशाह किया 9 दिन और चीज़ ने किया 30 काम, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर ये बादशाह आएगा 9 करेगा, फिर ये 30 करेगा। तो हमारे पास ये 3 दिन की सीरीज़ बन रही है। ठीक है, अगर हम इसके इस तरह देखें तो ये 3 दिन में टोटल 43 काम हो रहा है। तो इस तरह 3 दिन के कितने पेयर बन सकते हैं। तो ये है 360 है। 360 को अगर हम 43 का पेयर बनाना चाहें तो ये टोटल 8 पेयर बनेगा। 8 गुणे 43 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24 और 8 चौक 32 और 2 34, 344। और हमारे पास जो काम बच रहा है वो 16 काम बचेगा। अब यहाँ ये पता चल गया कि ए ने भी 8 दिन काम किया है, बी ने भी 8 दिन काम किया और ये जो सी था इसने भी 8 दिन काम किया है। तो ए जो है ये 8 दिन अगर हम देखें ये काम कर रहा है। इसको ऊपर कर देंगे तो इसने 8 दिन काम किया। 8 दिन में टोटल कितना काम करेगा। 8 3 8 चौक 32 काम किया। उसके बाद ये जो बी था ये 8 दिन में कितना काम करेगा। 9 8 72 काम। और ये सी 8 दिन में कितना काम करेगा। 240 काम। ठीक है, अब काम कितना बचा है। अभी 360 था, 344 ही हुआ है। अभी 16 काम बचा है। इस 16 काम को करने के लिए पहले कौन आएगा। ए आएगा। क्यों, क्योंकि ए ही ने काम पहले शुरू किया। ए ने ऑलरेडी 32 कर चुका है। तो ये सिर्फ 4 ही काम एक दिन में करता है। तो ये 32 में 4 और जोड़ देंगे, ये 4 काम करके चला जाएगा। यानी कि अगर हम ये कहें कि ए का 32 था, बी का 72 था और सी का 240 था। ए आया, इस 16 में से 4 काम ये करके चला गया। ठीक है, अब बचा कितना। 12 काम बचा है अभी भी। ये 4 कर लेगा अगर तो इसका कितना हो जाएगा। 36 हो गया। अब बी आएगा। बी सिर्फ 9 ही काम कर रहा है। अभी भी हमारे पास 12 काम था। अब इस 12 में से बी जो है वो 9 काम कर देगा। अब बचा कितना हमारे पास। अभी भी 3 काम बचा है। तो ये 72 था, ये 9 और कर लिया, इसका हो गया 81। अब ये 3 काम और है, ये कौन करेगा। लास्ट में सी आएगा करेगा, इसका हो जाएगा 243। अब इनके काम का रेशियो हमें पता चल गया। ए ने टोटल 36 काम किया है और बी ने 81 और सी ने 243। और पैसा भी इसकी रेशियो में बटेगा। अगर इसको हम इसका रेशियो निकालना चाहें तो ये 12 से कट जाएगा, सॉरी 9 से कट जाएगा। ये हो गया 9 चौक 36, 9 9 81 और 9 दूना 18, 9 सते 63, 4 9 और 27 के अनुपात में ये है। इसको अगर हम जोड़ें यानी ये जो तीनों थे, तीनों के काम का रेशियो ये आ गया। तो पैसा भी इसी रेशियो में बटेगा। अगर पैसा इसी रेशियो में बटेगा, हमारे पास टोटल है कितना। टोटल है 240 रुपये। अब 240 रुपये को हमें बांटना है 4 9 और 27 के अनुपात में। टोटल हमारे पास है 240 रुपया है। इसको बांटना है 4 9 और 27 के अनुपात में। इसको जोड़ेंगे, ये 4 9 4 13 और 27 40। अब हमारे पास 40 की वैल्यू आ गई 240 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 4 6 24 यानी 60, सॉरी 60 नहीं 6 हो जाएगी। तो ए को कितना मिलेगा। अगर हम बात करें ए को, तो एक कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 6 चौक 24 यानी ए को 24 मिलेगा, बी को 9 6 54 मिलेगा और सी को मिलेगा 27 गुणे 6। 27 गुणे 6 करेंगे, ये हो जाएगा 6 7 42 के 2 और 6 दूने 12, 4 16 यानी 162। यानी हो गया इनका जो
पैसा कितना पैसा मिलेगा, एक को 24, एक को 54 और एक को 162। ये देखेंगे किस ऑप्शन में है हमारे पास। 24, 54, 162 ये ऑप्शन ए में है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घोल में सिरका और पानी का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। घोल का कितना हिस्सा निकाल कर उसकी जगह पानी मिला दिया जाए जिससे कि घोल में सिरका और पानी का अनुपात बराबर हो जाए। अगर हम ये मान लें 5 और 3 के अनुपात में, हमने माना कि टोटल घोल जो था ये 80 लीटर था, ठीक है। अभी इस 80 लीटर में अगर देखें तो 50 सिरका था और 30 जो था ये पानी था। हम ये मान रहे हैं कि x लीटर हम निकाल ले रहे हैं इस 50 में से, सॉरी इस 80 लीटर में से हमने x लीटर निकाला है और उसकी जगह हमने पानी डाल दिया है। तो ये टोटल था कितना था, 50 था। सिरका कितना था, 50 था। अगर 50 हमने ये जो x लीटर घोल निकाला, इसमें सिरका कितना होगा, ये होगा x गुणे ये इसका अनुपात कितना है, सिरका और पानी का अनुपात 3 और 5 और 3 का है। तो इस घोल में सिरका कितना होगा, 5/8 होगा, ये जो x निकाला गया था। और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर है, तो सिरका और पानी भी बराबर होगा। हमारे पास पहले ये पानी कितना था, 30 था। अब ये जो घोल निकाला गया था उसकी वजह से कितना पानी निकला था इसमें से, ये जो x निकाले थे हम, इसमें से कितना पानी निकला था, ये निकला होगा 30 माइनस x गुणे 3/8 निकला है इसमें से पानी। और इसी पानी को अब हमने भी फिर से जोड़ दिया था, ये जो x निकाला था घोल उसको पानी में बदल दिया था, यानी x और जोड़ दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आई। जैसे ये 50 सिरका था, 50 सिरके में से हमने x लीटर जो घोल निकाला था उसमें सिरका कितना निकल गया, इतना निकल गया, x गुणे 5/8। अब ये जो घोल था जो निकाले थे x, उसमें से पानी भी तो कुछ निकलेगा, तो ये x गुणे 3/8 निकला, इसको माइनस कर दिया और वो जो घोल निकाले तो उसकी जगह ये x पानी डाल दिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 50 माइनस x गुणे 5/8, ये बराबर हो जाएगा 30। इसको इससे देखेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये x माइनस 3/8 करेंगे तो ये घट के हो जाएगा x गुणे 5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 50 में से 30 इधर आएगा, घट जाएगा, ये हो गया 20 और ये 5/8 इधर चलाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 5/8 है, दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 x/8, ये 10 से 20 कट जाएगा, 2 गुना और 8 इधर आएगा, 16 हो जाएगा, यानी x बराबर 16। यानी कि हम 16 लीटर अगर पानी मिला दें, सॉरी 16 लीटर घोल निकालें उसकी जगह 16 लीटर पानी डाल दें तो इनका अनुपात बराबर हो जाएगा। हमें ये बताना है कि कितना निकालना है, रेशियो बस अनुपात में बताना है। तो टोटल 80 लीटर था, हमने 80 में से 16 निकाला है, तो ये हो जाएगा 16/80 इक्वल टू 1/5। यानी वो जो घोल था उसका 1/5 निकाल के और 1/5 पानी डाल दिया जाए तो बराबर हो जाएंगे। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि यादृच्छिक रूप में एक अंक 3 अंकों की एक संख्या का चयन करने पर ऐसी एक संख्या के चयन की प्रायिकता कितनी है जो 5 और 9 के द्वारा विभाज्य हो। अब हम ये देखें कि सबसे छोटी से छोटी संख्या 5 और 9 से कौन विभाज्य होगी, 9 बचे 45 होगी। और अगर हम देखें कि अब यहाँ से 1 से 45 के बीच चले जाएं तो सिर्फ एक ही संख्या मिल रही है कि जो ये 45 सिर्फ मिल रहा है कि जो 9 और 5 से दोनों से विभाज्य है। तो यानी इसका ये मतलब हुआ कि टोटल 45 संख्याओं में से सिर्फ एक संख्या इससे विभाज्य है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/45। सीधा सीधा ये हमारे पास ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर पर सेकंड है और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है। अब हमारे पास ये नाव की रफ्तार दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड है और हमें बताना नदी की रफ्तार जो है वो 20% है इसका, तो 10 का 20% क्या होगा जाएगा, 10 गुणे 20/100, ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब जो नदी की चाल है वो है 2 मीटर पर सेकंड। अब हमें प्रवाह बताना है नदी के साथ, जो है नदी की धारा के साथ नाव की चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 + 2 = 12 मीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण 3x² + 5x + 3 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें।
मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो समीकरण है इसका विवेक्तर निकालते हैं। विवेक्तर का मतलब होता है, विवेक्तर को हम डी से लिखते हैं और इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसको देख के हम ये बताते हैं कि इसके जो मूल हैं वो कैसे होंगे। अब यहाँ पे जो b होता है, ये जो x है इसका गुणांक होता है, और a जो होता है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और ये जो c है जिसमें x नहीं होता है वो होता है c। अब इसमें अगर इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हो जाता है 5 25, और ये हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 3, तो ये हो गया 3 त्रिक 9, 9 चौक 36, 25 माइनस 36, ये आ गया माइनस 11। अगर ये जो विविक्तर है डी की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो इसके मूल काल्पनिक होंगे। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव प्लस में आती है तो इसके जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर इसकी डी की वैल्यू प्लस में आती है तो इसके जो मूल हैं ये होंगे वास्तविक होंगे, और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो इसके मूल वास्तविक और बराबर होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, यानी कि समान। तो यहाँ पे माइनस में आ रहा तो ये काल्पनिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 25 मील प्रति घंटा और 30 मील प्रति घंटे पर समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 1 घंटा पहले निकलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को पकड़ने में कितना समय लेगी। ये कह रहे हैं कि सबसे पहले धीमी चलने वाली ट्रेन 1 घंटा पहले निकल गई, ये 25 मील पर आवर की स्पीड से जा रही है, इसके 1 घंटे के बाद ये 30 किलोमीटर रफ्तार वाली आ रही है, तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी चल लेगी, 25 मील दूरी चल लेगी। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 25 मील। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी चाल सापेक्षिक चाल जो होगी घट जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, इनकी चाल हो जाएगी 30 माइनस 25 यानी कि 5 मील पर आवर हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है 25 मील, तो टाइम कितना लगेगा 25/5 यानी कि 5 घंटा लगेगा। 5 घंटा ये डी है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर सर 1 मिनट देख लें, हाँ यही हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगर एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। हम ये कहें कि हमारे पास अगर एक संख्या है 100, ठीक है, इसका 50% यानी 50 दूसरी संख्या के बराबर है। ये हमारे पास पहली संख्या अगर ये 100 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 50, इसका अनुपात कितना होगा 2 और 1 का होगा, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 25,000 रुपये की राशि को क्रमशः 4%, 5% और 6% पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए सालाना संयोजित करते हुए 3 साल के लिए जमा किए गए हैं। 3 वर्षों के अंत में राशि कितनी होगी। तो हमारे पास पहले साल के लिए ब्याज जो है 4% है, दूसरे के लिए 5 और तीसरे के लिए 6। तो जो राशि होगी ये हो जाएगी 25,000 गुणे पहले साल की बात करें तो 104 हो जाएगा इसका टोटल, 104/100। दूसरे साल के लिए हो जाएगा 105/100 और तीसरे साल के लिए हो जाएगा 106/100। अगर इसको हम काटें तो ये हो जाएगा 25,000 गुणे ये हो जाएगा 26/25, ये हो जाएगा 21/20 और ये हो जाएगा ये कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 53/50। अगर हम 25 से देखें तो ये 25 से 25 कट गया, 1000 बचा यहाँ पे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम इन दोनों को करें 50 और 20 का, ये भी 1000 होगा, तो इस 1000 से 1000 कट गया। हमारे पास जो राशि आएगी वो हो जाएगी 26 गुणे 21 गुणे 53। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 25,000 नहीं, यह है कि 2,50,000 है, यहाँ पे एक और ज़ीरो होगा, यहाँ पे भी एक और ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक और 10 आ जाएगा एक्स्ट्रा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम किसका करेंगे 26 और 21 का करेंगे, फिर 53 का करेंगे। इसको मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 26 गुणे 21, ये हो जाएगा 26 और 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, ये हो जाएगा 6 4 5। अब इसमें हम 53 से करेंगे, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 3 चौक 12, 1 13, 3 पच्चे 15, 16, ये हो जाएगा 5 छक 30 के 0 और 5 चौक 20,
और 3 23 और 55 25 और 2 27, ये हो जाएगा 8 3 9 8 2। अब इसके आगे 10 भी था, यहाँ पे गुणे 10 कर देंगे। ये ऑप्शन डी में दिख रहा है 28938, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगर तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो इन लोगों के एक समूह की औसत उम्र 12 और बढ़ जाती है। दो नए लोग रोहित और मोहित की कुल आयु तरुण और अरुण की आयु के बराबर ही है। अगर रोहित और मोहित को इन लोगों के समूह में शामिल कर लिया जाता है तो औसत उम्र n कम हो जाती है, औसत उम्र 4 कम हो जाती है। n ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ये मान लें कि इन लोगों का जो समूह था उसका औसत जो था वो है हमारे पास a, ठीक है। तो टोटल इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, n गुणे a हो जाएगी। अब इनके पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि अगर हम तरुण और अरुण को घटा दें तो ये औसत जो है ये 12 बढ़ जा रही है। अब इनके कहने का मतलब है n गुणे a में से हम माइनस तरुण और अरुण, तरुण को हम t लिख लें और अरुण को 1 लिख लें, इनको माइनस कर लिया। अब इनको 2 घटाए हैं तो नंबर कितने थे, n थे, n में से भी 2 घट जाएंगे। ये बराबर हो जा रहा है कि औसत a था तो ये बढ़ जा रहा है, 12 बढ़ जा रहा है, a + 12 हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा n गुणे a माइनस t प्लस a इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाइज में हो जाएगा, ये हो जाएगा n a प्लस 12n माइनस 2a माइनस 24। अब यहाँ से na और na कट जाएगा, ये इधर चलाएगा और ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा t प्लस a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 12n प्लस 24। ये हो गया t और a की वैल्यू होगी समीकरण नंबर 1। अब इनका ये जो दूसरा कंडीशन था वो ये था कि अगर जो ये इन्हीं के उम्र के 2 बंदे थे, रोहित और मोहित को के उम्र को शामिल कर लें तो औसत 4 कम हो जा रहा है। तो औसत इनका 4 कम हो रहा है, तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि अगर ये पहले थे n गुणे a थे, इनको जो रोहित और मोहित थे, 1 मिनट क्या नाम था इनका देख लें, इनका नाम है रोहित और मोहित को शामिल कर लें तो औसत 4 कम हो जा रहा है। रोहित और मोहित को हमने शामिल कर लिया है, ये हो जाएंगे n+2 लोग हो जाएंगे क्योंकि 2 और आ गए हैं और इनका औसत जो है अब कम हो जा रहा है, 4 कम हो जा रहा है। ये हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा na हो जाएगा, ये प्लस r प्लस m, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा na माइनस 4n प्लस 2a माइनस 8। ये na से na कट गया और ये r और m की वैल्यू आ गई 2a माइनस 4n माइनस 8। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और इन्होंने क्वेश्चन में पहले ही कहा था कि इन दोनों, ये जो तरुण और अरुण हैं और ये दोनों हैं, इनका जो उम्र है इनका योग बराबर है, तो यानी ये इक्वेशन 1 और ये 2 बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 है, यहाँ से आ जाएगा 2a माइनस 12n प्लस 24 इक्वल टू माइनस 4n प्लस 2a माइनस 8। 2a से 2a कट गया, ये 4n इधर चला आएगा और 8 इधर आ जाएगा, तो 8 जब इधर आएगा ये प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, 24 और 8 32 हो जाएगा। और ये 12n इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और 12n में से 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 8 और 8n, तो n बराबर हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू 4 ऑप्शन डी में है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चल रही है। एक सुरंग को पार करने में वो 24 सेकंड लेती है। यदि एक आदमी उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है और उसे पार करने में इसको 15 सेकंड लगते हैं, ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम ट्रेन की लंबाई, यहाँ जो व्यक्ति है इससे ज्ञात करेंगे। अगर आदमी उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है तो इनकी जो चाल होगी ये घट जाएगी,
यानी कि इनकी चाल जो हो जाएगी सापेक्षिक चाल हो जाएगी 60 माइनस 6 इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 18 3 54 और 5 3 15, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी ट्रेन की, और इसको पार करने में इसको लग रहा है 15 सेकंड। ठीक है, तो 15 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हमारे पास आ गई ट्रेन की लंबाई आ गई 15 गुणे 15 इक्वल टू 225 मीटर। ठीक है, और हम दूसरे कंडीशन के हिसाब से ये है कि ये सुरंग को पार करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 24 सेकंड। तो 60 का अगर हम देखें कि 60 है को मीटर पर सेकंड में पहले बदलें, इसकी स्पीड वही रहेगी सुरंग को पार करने में। 5/18 से करें तो ये हो जाएगा 6 3 18 और 6 दाएँ 60, ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकंड, और इसको करने में इसको लग रहा है 24 सेकंड का टाइम लग रहा है। यानी जो ट्रेन और जो सुरंग है उस दोनों की लंबाई जो होगी वो ये हो जाएगी 50/3 गुणे 24, 3 8 24 और 8 25 40, 400 मीटर हो गया। अब ट्रेन और सुरंग दोनों की लंबाई कितनी है, 400 मीटर। अब ट्रेन की है 225, तो सुरंग की कितनी हो जाएगी, 400 माइनस 225 यानी 175। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई 50% और 75% बढ़ाई गई, मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। हमने माना कि इसका मूल आयतन था हमारे पास 100। ठीक है, अब इसका आयतन अगर त्रिज्या को हम 50% बढ़ा रहे हैं तो ये हो जाएगा 100 गुणे 150/100। त्रिज्या इसमें आयतन में 2 बार आती है तो ये 2 बार लिख लेंगे इसको, और ऊंचाई 1 बार आती है, ऊंचाई 75% बढ़ रही है, 175/100 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, और ये जो हो गया हमारे पास, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो यानी ये 100 कट गया। अब यहाँ पे आ गया 15 गुणे 15 गुणे 175/100। अगर इसको हम काटें 175 को 25 से तो ये जाएगा 7 बार, और ये कट जाएगा इससे 4 बार। अब इसकी जो वैल्यू आ गई ये हो गई 225 गुणे 7/4। अब ये आया है इसका अभी का आयतन, जो बढ़ा हुआ आयतन। अब हमें इस बढ़े हुए आयतन का पहले वाले आयतन से प्रतिशत निकालना है। ठीक है, कि ये पहले वाले आयतन का पहला वाला आयतन इसका कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा कि 100/225 गुणे 7/4 गुणे 100, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 100/225 गुणे 7 गुणे 100 गुणे 4। ठीक है, अब ये जो 225 है ये इससे कट जाएगा 100 से, ये 25 चौके 100 और 25 नवा 225। अब ये हो गया हमारे पास 4 चौक 16, 1600/9 सत्ते 63। अब इसको 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक ये हो सकता है कि ये 63 को हम मान लें कि ये 64 के बराबर है लगभग। अगर ये 64 के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा 1600/64 और 16 चौके 64, ये हो गया 100/4 यानी 25 के आसपास। 25 के आसपास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, डी, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक माल की लागत मूल्य में कितने प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त हो। हमने माना कि इसका अंकित मूल्य था 100, इस पे इसको 10% की छूट दी गई है यानी 90 हो गया। अब इस 90 पर ये 20% का लाभ कमा रहा है, यानी कि ये जो 20% का लाभ कमा रहा है यानी ये 120 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 90 गुणे 100/120। ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 25 और 25 दिया हो गया ये 75। ठीक है, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य है, लागत है, ये 75 का है, और ये जो बेच कितने का रहा है, 90 का बेच रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है इसको, अगर ये 90 का बेच रहा है, इसको हो रहा है टोटल फ़ायदा अगर हम देखें तो 25 का हो रहा है, 25 का नहीं, यहाँ पे हमें ये बताना है कि इसका प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए ताकि अंकित मूल्य 10% छूट दे और 20% का लाभ प्राप्त हो। ये बताना है कि अंकित मूल्य
से जो लागत मूल्य है उसको कितना प्रतिशत बढ़ा दें कि अंकित मूल्य आ जाए। ठीक है, तो इसका अंकित मूल्य 100, लागत मूल्य 75, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 25। अब 25 को अब 75 से हमें 25 का 75 से प्रतिशत बताना है, ये हो जाएगा 25/75 यानी 1/3 और 1/3 होता है 33.33, 33 से 1/3 प्रतिशत, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65 और 143 के ठीक ठीक विभाजित किया जा सकता है, विभाजित कर सकती है, यानी 52, 65 और 143 का हमें लेना है महत्तम समापवर्तक यानी HCF। इसका फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 13 × 52, ये हो जाएगा 13 × 25 65 और ये हो जाएगा 13 × 11 143। इसमें देखें तो सबसे बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा 13B। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज्यादा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। हमने माना कि 3 क्रमागत संख्याएं x, x+1 और x+2, इनके कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत यानी कि x + x+1 + x+2 का औसत यानी 3 पहली संख्या के 1/3 से 15 ज़्यादा है, यानी पहली संख्या हो गई हमारे पास x का 1/3 यानी 3 और प्लस 15 इसके बराबर है। ठीक है, अब इसका हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ऊपर 3x + 3/3 = ये हो जाएगा x + 45/3, यहाँ से 3 और 3 कट गया, यहाँ से आ गया 3x + 3 की वैल्यू आ गई x + 45, 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास 42 और x बराबर आ गया 21। हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या x+2 है, 21 में 2 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक व्यापारी 50 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है और थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो कि 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेचता है, बिना यह एहसास किए कि थोक विक्रेता ने उसे धोखा दिया है। व्यापार की शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत लगभग ज्ञात किया है। अब ये कह रहा है कि इसको जो थोक विक्रेता था इसने इसको बोला कि ये है क्या नाम है 1200 ग्राम, बट उसको था कितना, एक किलोग्राम था। अगर हम ये माने कि इसका जो कीमत था, इसकी जो कीमत है अगर मान लें कि 1000 रुपया पर किलो है, ठीक है, तो 1 किलो की कीमत इसकी कितनी होगी 1000 रुपये थी, और 1200 ग्राम की कीमत इसकी हो जाएगी 1200 हो जाएगी। अब इसने व्यापारी ने 1000 रुपया का बोल के, जो थोक व्यापारी था उसने 1000 रुपया का बोला कि ये है 1200 का, बट था वो कितने का एक्चुअल में 1000 का था। अब इस पे ये जो व्यापारी जिसने ख़रीदा था वो 25, ये सोच रहा है कि हम 25% का लाभ कमा रहे हैं ये जो 1200 रुपये पे, बट था क्या कि ये जो अब हमें ये बताना है कि इसका सामान एक्चुअल में कितने का था 1000 का था और इसको लग रहा है कि ये 1200 का है। तो अब ये हमें अब इसका एक्चुअल में तो यहाँ पे घाटा होना चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी 25% का लाभ कमा रहा है। तो ये जो 25% का कमाएगा लाभ, ये कितने पे कमाएगा 1000 पे, क्योंकि उसने सामान कितने का खरीदा है 1000 का खरीदा है। अब ये जो 1000 का 25% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000 का 25% हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो 250 हो गया। अब एक्चुअल में इसकी कीमत कितनी, ये कितने पे बेच रहा है, ये 1000 ये था और 250 ये है, यानी अब ये बेच रहा है इन दोनों का सम, यानी 1250 पे अब ये बेच रहा है। खरीदा कितने का था, ये 1200 का खरीदा था। अब इसको फ़ायदा कितने का हो रहा है 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ये 50 रुपये का फ़ायदा किस पे हो रहा है 1200 पे हो रहा है। तो ये हो जाएगा 50, इसका प्रतिशत 50/1200 × 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो जाएगा 50/12 यानी कि 25/6 और 25/6 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 6 = 24, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, ये 4.666 यानी 4.17, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक समकोण प्रिज्म जिसके पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया जो है वो 143 वर्ग सेंटीमीटर है और तल की परिधि 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो जो प्रिज्म होता है उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है कि जो आधार होता है उसकी परिधि, ये होता है परिधि गुणे ऊंचाई, ये बराबर हो जाता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमें कर्व सरफेस एरिया 143 दिया हुआ है
हमें परिधि भी दी हुई है 13 दी हुई है, हमें ऊंचाई बतानी है। तो h बराबर हो जाएगा 143 को 13 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 11, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 312 की एक राशि को 100 छात्रों के एक समूह में इस तरह विभाजित की गई है कि प्रत्येक लड़के को 3.6 रुपये प्राप्त हो और प्रत्येक लड़की को 2.4 रुपये प्राप्त हो। लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे ये देखें, ये टोटल कितना रुपये था, 312 था। अब इस रुपये को इसको हमें बांटना है 100 छात्रों में। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लड़के को कितना मिला, 3.6 मिल रहा है, एक लड़की को कितना मिला, 2.4 मिल रहा है। अगर इस औसत देखें कि एक बच्चे को कितना मिला है, तो ये मिलेगा 3.12। ठीक है, अब इस पर हमें लगा देंगे एलिगेशन। तो अगर हम इसको मान लें, ये हो गया लगभग 360, ये हो गया 240 और ये हो गया 312। ठीक है, अब 240 से 312 में से 240 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 72, और 260 से अगर 12 को हम माइनस 312 को माइनस करेंगे, 360 से 312 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 24 दूना 48 और 24 तिया 72। यानी लड़के और लड़की का अनुपात कितना आ गया, 3 और 5 का। टोटल 100 छात्र थे, तो इसमें लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 100 गुणे 2/5, ये बराबर हो जाएगा 40 के। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाला 20% का लाभ कमाता है। अगर वह दूध की मूल मात्रा में 10% का पानी मिला रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये 20 का तो ऑलरेडी कमा रहा है और 10% पानी मिलाएगा, यानी 10% और कमा रहा है, तो उसका एक्चुअल प्रतिशत हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 + 10 + 20 गुणे 10/100, ये हो जाएगा 30 प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये हो जाएगा 2, यानी इसका 32% का फायदा हो जाएगा। ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमांशु को एक कूट संदेश प्राप्त हुआ जिसमें ये नंबर ये लिखा था, जिसके कूट अर्थ को समझकर उसे एक शब्द बनाना है। वह एक की सभी सही स्थितियां जानता है। मतलब कहने का ये है कि वो ये जानता है कि एक कहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस बात की प्रायिकता कितनी है कि वह इस संदेश के कूट की सही व्याख्या करके इसे समझ सके। अब इसमें हम गिनेंगे टोटल कितने नंबर हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, एक 13 नंबर है। अगर हम इसको लिखें इस तरीके से, ये हो जाएगा, जितने ए की स्थिति इसको पता है तो ए को हम एक साथ लिख ले रहे हैं, हो जाएगा ए। ठीक है, अब बचा क्या देखेंगे, तो यहाँ पे एक बचा सी, और सी यहाँ पे कोई और है, सी एक ही बार है, सी को अब एच भी एक ही बार है, तो ये हो गया सी एच। उसके बाद आ जाएंगे, ए को हम लिख चुके हैं, हम आगे एन पे, एन कितनी बार है, 1, 2, 3, एन हो गया यहाँ पे 3 बार। उसके बाद अगर हम देखें एन के बाद जी कितनी बार है, 1, 2, 3, जी भी 3 बार है, जी। उसके बाद देखेंगे टी एक ही बार है। उसके बाद टी के बाद ए एन जी एस भी है। अब ये देखेंगे टोटल कितने नंबर, 3, 3, 6, 3, 3 9 और 4, 13। अब इसको एक की स्थिति पता है, अब इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो जानता है कि ए कहाँ पे रखा जाएगा। अब हमारे पास जो बचे नंबर वो ये बचे, ये जो 10 है। अब हमें ये बताना है कि ये जो 10 अक्षर हैं इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर हमें ये बताना हो कि 5 अक्षर हैं, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो वो हो जाता है 5 फैक्टोरियल। यहाँ पर टोटल कितने हैं, 10 शब्द हैं, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3 अक्षर ये बराबर है, तो ये घट जाएगा, सॉरी इससे 3 फैक्टोरियल से इसके लिए डिवाइड करेंगे, और ये 3 बार जी भी है तो 3 बार जी के लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब हमें ये पता चल गया कि टोटल इतने शब्द बनाए जा सकते हैं, 10 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल। अब ये जो इतने शब्द हैं इसमें से सही जो कूट होगा वो एक ही होगा। इसका ये मतलब है कि इसकी जो प्रायिकता होगी वो ये हो जाएगी, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। इसकी जो प्रायिकता होगी वो एक ही शब्द सही है और इतने सारे शब्द बनाए गए हैं, इतने सारे शब्द में, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल बटे गुणे 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 10 फैक्टोरियल। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 5 मार्च 2012 को बुधवार था, तो 5 नवंबर 2014 को कौन सा दिन था। अब हम सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि 5 मार्च 2012 से 5 नवंबर 2012 के बीच कितने दिन थे।
अब अगर देखें तो ये मार्च में यहाँ पे कितने दिन बचे थे, 31 दिन होते हैं टोटल। ये 5 था, 5 को माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा कितना, 31 से 5 को माइनस करेंगे बचेगा 26। अब 26 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज कितने बचेंगे इसमें, 7 तारीख 21, 5 दिन बचेगा। उसके बाद आ जाएंगे हम अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल में 30 दिन होता है, 2 ऑड डेज होगा। अप्रैल के बाद मार्च अप्रैल, मई में आ जाएंगे, उसमें 3 होता है। मई के बाद जून आता है, जून में 2 हो जाएगा। उसके बाद आता है जुलाई, जुलाई में 3 हो जाएगा। अगस्त में भी 3 हो जाएगा। अगस्त के बाद आता है सितंबर, सितंबर में हमारे पास 5 नवंबर है तो 5 का 5 ही हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया 5 सितंबर 2012 तक का हाल। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 5 5 10 और 3 2 5, 10 5 15, 15 5 20 और 3 23 के लगभग। सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें सितंबर का नहीं नवंबर का निकालना है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा मंथ चल रहा था, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर में भी 30 का महीना होता है, 2 हो जाएगा। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर में 31 का होता है, यहाँ पे हो जाएगा 3। और उसके बाद आता है नवंबर, नवंबर में 5 तक का लेना, ये हो जाएगा 5। अब इसको हम जोड़ेंगे, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20 और 20 और 5 25 और 25 और 3 28, ये टोटल हो गया 28। तो 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और डेज कितने आ रहे हैं हमारे पास, 0। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो 5 नवंबर 2012 को ये था बुधवार था। अब 5 नवंबर 2012 को अगर बुधवार है तो 5 नवंबर 2014 का हमें बताना है, तो हमें 5 नवंबर 2013 को हो जाएगा बुधवार है तो ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। और 5 नवंबर 2014 को हो जाएगा बुध बृहस्पति, ये हो जाएगा शनि, बृहस्पति ये हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार हमारे पास है, ये डी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1/2 गुणे 1/2 बटे 1 गुणे 2, 1/2 गुणे 3, 1/3 गुणे 4, ये दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3 प्लस 1/3 गुणे 4 डैश 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 1/49 गुणे 50। ये लिख सकते हैं 1 माइनस 1/1 माइनस 1/2, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4 डैश डैश डैश, इसको लिख सकते हैं 1/49 माइनस 1/50। अब ये जो यहाँ पे देखें 1/2 1/3 ये सारा कट जाएगा अंदर का मटेरियल, यहाँ पे बचेगा जो सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस 1/50। तो ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 49/50। 49/50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 0.98, यानी कि ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस सेशन का PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।